हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नर्स समीकरण, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब कोई भी अभिक्रिया मानक अवस्था पर नहीं होती है तब उस समय उस सेल का विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग जिस समीकरण का सहायता लेते हैं उस समीकरण को नर्स समीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको बताया गया था कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n इंटू log 10 QC। ये आपका क्या है? ये आपका नर्स इक्वेशन थे। आज आपका अगला टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में है, वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा, गिब्ज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सेल, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सेल के गिब्ज एनर्जी या गिब्ज ऊर्जा के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज की गिब्ज एनर्जी या गिब्ज ऊर्जा के टॉपिक को हम लोगों ने कक्षा 11 की क्लास में थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है। फिर भी हम आपको बता दें कि गिब्ज एनर्जी क्या होती है कि जब किसी भी सेल में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को वर्क के रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो यह क्रिया जो है या वर्क में परिवर्तन जो होता है इसी को हम गिब्ज ऊर्जा के नाम से या गिब्ज एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है कि गिब्ज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किसी भी सेल का विद्युत कार्य कुल प्रवाहित आवेश और विभव के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कभी जो हमने बताया कि जो विद्युत कार्य है वह क्या है आपका, वह जो है गिब्ज एनर्जी है। यानी कि गिब्ज दूसरे शब्दों में गिब्ज एनर्जी जो है वह कुल प्रवाहित आवेश के और सेल विभव के गुणनफल यानी ई सेल के गुणनफल के बराबर होता है। गैल्वेनी सेल के द्वारा अधिकतम कार्य लेने के लिए आवेश प्रवाह उत्क्रमणी करना होगा। यानी कि अगर कोई गैल्वेनी सेल हम यूज कर रहे हैं तो उस गैल्वेनी सेल से अत्यधिक वर्क यूज करने के लिए या पाने के लिए हमको क्या करना होगा, आवेश जो प्रवाहित हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, उत्क्रमणी या रिवर्सिबल कर देंगे। यह जो कार्य होगा यानी कि वैद्युत कार्य जो होगा गिब्ज ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। यानी कि गिब्ज ऊर्जा जितना ही कम होती जाएगी कार्य का मान जो होता है उतना ही अधिक होता चला जाता है। इस प्रकार से चूंकि अब आपका क्या है, गिब्ज एनर्जी को हम लोग जी से प्रदर्शित करने की या डेल्टा जी से प्रदर्शित करने की क्रिया करते हैं। तो डेल्टा जी आपका यहाँ पे डेल्टा आर जी यानी कि चेंजिंग ऑफ गिब्ज एनर्जी और आपका क्या रिएक्शन कह सकते हैं, चेंजिंग रिएक्शन गिब्ज एनर्जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो एन एफ आपका क्या है, अब यहाँ पे आपको दिया गया है डेल्टा ओ आर जी या आपका क्या है गिब्ज ऊर्जा या चेंजिंग गिब्ज एनर्जी। एन एफ आपका क्या है, आवेश है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एफ क्या है आपका फैराडे। ई सेल क्या है आपका, सेल का पोटेंशियल या विभव है। तो अब यहाँ पे यानी कि गिब्ज एनर्जी क्या होती है, गिब्ज एनर्जी जो है वह अप्रवाहित आवेश और साथ साथ सेल विभव के गुणनफल के बराबर होती है। अब जो गिब्ज एनर्जी या चेंजिंग गिब्ज एनर्जी का मान होता है यह कभी भी सेल के विभव पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह निर्भर करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर।
इलेक्ट्रॉन्स का मान जो है जितना ही अधिक जो है प्रवाहित होगा उतना ही अधिक मात्रा में आपके क्या होंगे कि गिव्ड एनर्जी में परिवर्तन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आपके स्थानांतरण के साथ जो है आवेश का मान बढ़ेगा और आवेश का मान बढ़ने पर वर्क बढ़ता है और वर्क बढ़ने पर गिव्ड एनर्जी का मान जो होता है वह कम होता चला जाता है। अब जैसे एक यहाँ पे आपके गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन दिया गया है कि गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल का सेल समीकरण आपका Zn प्लस आपका Cu सॉल आपके इक्वस स्टेट में, Zn इक्वस स्टेट में प्लस आपका Cu सॉलिड स्टेट में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजिंग हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो प्रवाहित हो रहे हैं वह उनकी संख्या टोटल कितनी है, उनकी संख्या टोटल 2 है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 है तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 होने के कारण यहाँ पर जब हम ऊपर वाले समीकरण में डेल्टा और जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रखेंगे तो आपको मिलेगा चेंजिंग गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस एन नंबर की जगह पे आपका 2 इंटू एफ इंटू ई सेल। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, इस प्रकार से मिल गया कि अगर आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो चेंज हो रही है उसी का गुणनफल जो है वह आपका क्या होता है डेल्टा आर जी यानी कि चेंजिंग गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। इसको और भी अधिक अच्छे से समझने के लिए अगर इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए जाएं या दूसरे शब्दों में जितने भी यहाँ पे इस रिएक्शन के कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट के मान को कंटिन्यूअस जो है वह बढ़ा दिया जाए सबके मान को बराबर रूप से, तो ई सेल में कोई चेंजिंग नहीं होती है। उस समय ई सेल या सेल के विभव में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपके जो क्वांटिटी है किसी भी आपके सारे कंपोनेंट की वह इक्वल हो गई है। इक्वल होने के कारण जब वह एक यूनिट में ही रहेगी या एक इकाई में ही परिवर्तन होगा तो सेल विभव भी उतने ही रेशियो में बढ़ेगा, इसलिए सेल विभव पर इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसी ऊपर वाले समीकरण में हमने क्या किया कि इनकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, क्वांटिटी को बढ़ा करके यहाँ पे सारे पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दिया गया। तो 2 का गुणा करने पर यहाँ पे आपने देखा कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 2 दूनी 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, या दूसरे शब्दों में यह भी क्या कर रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की क्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार से चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स जो हैं वह कितने हो रहे हैं, वो टोटल आपके 4 हो रहे हैं। तो जब 4 हो रहे हैं तो अब ऊपर वाले समीकरण में या गिव्स एनर्जी इक्वल टू या चेंजिंग गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल में अगर हम इसको रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा आर जी चेंजिंग गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के स्थान पे क्या हो गया 4 एफ आपका फैराडे इंटू ई सेल। हमने पहले भी ऊपर भी आपको बताया कि प्रवाहित आवेश गुणे आपका सेल विभव यह बराबर होता है किसी भी सेल के द्वारा किए गए विद्युत कार्य के, और कोई भी विद्युत कार्य जो है वह हमेशा उत्क्रमणीय कंडीशन में
वह हमेशा क्या होता है, सेल के गिब्स एनर्जी या गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। इसलिए आपके क्या हो गए कि गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो जब गिब्स ऊर्जा में जितना ही कमी आती चली जाएगी उतना ही अधिक मात्रा में कार्य जो है वह होता चला जाता है। अब इस टॉपिक को यानी कि ये जो आपका टॉपिक मिला, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम और आगे की तरफ अगर बढ़ाएं तो हम पाते हैं या हम पढ़ चुके हैं पहले भी पिछली कक्षाओं में कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि मानक अवस्था पर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी कि जब कोई भी आपका कंपोनेंट जो है वह मानक अवस्था पर या अभिक्रिया जो है मानक अवस्था पर हो जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही हो, तब उस समय ई सेल जो होता है या सेल का पोटेंशियल सेल जो होता है वह आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल के बराबर होता है। यानी ई सेल जो है वह ई नॉट सेल के बराबर होता है। तो ई इस प्रकार से अगर कोई भी, अभी आपने पढ़ा कि अब गैल्वेनिक सेल से अधिक वर्क लेने के लिए हमें क्या करना होता है, सेल के द्वारा अधिकतम कार्य लेने के लिए आवेश प्रवाह को उत्क्रमणीय करना होता है। अर्थात अभिक्रिया के रिएक्शन को हमें उत्क्रमणीय अवस्था में ले जाना होगा। उस स्थिति में जो आपका मान होगा ई सेल का वह क्या हो जाएगा, मानक अवस्था पर आपका हो जाएगा। उस समय यह ई नॉट सेल के नाम से जाना जाएगा। तो गिब्स एनर्जी भी मानक अवस्था पर ही निकाली जाएगी। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जी के स्थान पर डेल्टा आर जी नॉट हो जाएगा। यानी चेंजिंग स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल इंटू आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। तो अब चूंकि ई नॉट सेल के बारे में हमने पढ़ा, ई नॉट सेल इक्वल टू आपका क्या होता है ई सेल के, तो हमने नर्स इक्वेशन में पढ़ा कि ई सेल इक्वल टू आपका, या आपने उसी में पढ़ा था कि ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 इंटू आर टी अपान एन एफ इंटू लॉग 10 के बेस पर केसी। केसी क्यों, यहाँ क्यूसी ना होकर के केसी इसलिए हुआ है क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय अवस्था में है। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, फिर से आप समझ लो कि हमने यहाँ पे 2.303 इंटू आर टी कहाँ से लाया, डेल आपका ई नॉट सेल का यहाँ पे मान रखा गया। इतना मान आपका किसका होता है, ई नॉट सेल का मान होता है, जो पीछे आपको बताया गया है उसको आप फिर से बैक करके या पिछली वीडियोज में देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से एन एफ से कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा, माइनस, तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू आर टी इंटू आपका log 10 बेस पर के सी। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि साम्य अवस्था पर के सी, यानी कि साम्य अवस्था पर आपके जो हैं साम्य स्थिरांक और साथ साथ चेंजिंग ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बीच में एक आपको संबंध मिल गया, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू आर टी मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई लॉग 10 बेस पर के सी। यहाँ तक समझ में आया। ये है आपका गिब्स एनर्जी एंड आपका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अब इसी पर फॉर्मूले पर एक आपका सवाल है कि एक डेनियल सेल है जिसका ई सेल का मान जो है वह कितना है, 1.1 वोल्ट है। कितना है, एक डेनियल सेल है जिसके आपके जो है मानक
आपके जो है पोटेंशियल सेल जो है वह कितना दिया गया, सेल पोटेंशियल मानक अवस्था पर दिया गया है 1.1 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए और उसका समीकरण दिया गया है Zn प्लस आपका Cu2 प्लस इक्वल टू Zn 2 प्लस आपका Cu। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है। पूरे समीकरण में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा है, 2 है। अब हम हल करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको दिया क्या क्या गया है। दिया गया है E0 सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, N इक्वल टू आपको मिल ही गया कितना, 2, और F आप पहले से ही पता है, F क्या होता है, फैराडे 96,500 कूलम। अब इसको जब हम हल करने की क्रिया करेंगे तो हल करने पर आपने देखा है कि आपको एक फार्मूला मिला था डेल्टा RG0, यानी कि चेंजिंग ऑफ गिब्ज एनर्जी ऑफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड कंडीशन में इक्वल टू आपका माइनस NF इंटू E0 सेल। तो N की जगह पे हमने रख दिया 2, F की जगह पे या आपका हो गया 96,500 और E0 सेल की जगह पे आपका हो गया 1.1, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से इनका जब हमने गुणा किया तो आपको मिल जाता है 212,300 क्या मिलता है, जूल प्रति मोल मिलता है। जब इसको हम किलो में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग दे देते हैं तो 0.3 अंक पर क्या होता है, दशमलव लग जाता है। इस प्रकार से आपका माइनस 212.300 किलो जूल प्रति मोल, यह आपका क्या है, स्टैंडर्ड गिब्ज एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, यानी कि मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि वैद्युत रासायनिक सेल की अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे चालकत्व के बारे में, यानी कि किसी भी आपके सेल का जो है कंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में कल हम लोग नए टॉपिक से गणना करेंगे। यहाँ तक अगर कोई आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं आपके सारे प्रश्नों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स।